सभी साथियों के लिए नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में अपने लोग उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एक प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपका कितना स्कोर रहता है ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं और कोशिश करें कि आपका स्कोर 20 क्वेश्चनों में से पूरा 20 क्वेश्चन का ही रहे। जितना भी आपका स्कोर रहता है वो आप कमेंट सेशन में बताएं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जहां कहा है एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है, इसकी विमाएं ये अनुपात में है, तो हमें इसकी केवल लंबाई बतानी है। भाई जो घनाभ होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में अनुपात दे रखा है। जब हम यहां से इसे मान ले रहे हैं ये एल होगा, ये बी होगा, ये एच होगा, ये लंबाई का रेशियो, ये चौड़ाई का, ये ऊंचाई का। अगर रेशियो से अपने लोग भुजा निकालेंगे तो एल का मान 4x कह दे रहे हैं, बी का मान यहां से 2x कह दे रहे हैं और h का मान यहां से 1x कह दे रहे हैं। हमसे केवल इस लंबाई की उसने बात की है, ये हमें बताना है कितना होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 1372 दे रखा है। ये जो 1372 दे रखा है इसके बराबर में ये एक फार्मूला होता है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही फार्मूला अप्लाई करना है। इसका फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अगर इस 2 से अपने लोग यहां पर इसके लिए डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छंग 12। एल की जगह पे अपने लोग क्या अप्लाई करेंगे? 4x। जैसे ही यहां पर 4x अप्लाई करेंगे देखिए, और b की जगह पे यहां पे लिखेंगे 2x, इस b की जगह पर 2x, h की जगह पर 1x, इस h की जगह पर 1x, l की जगह पर 4x और बराबर में दे रखा है 686। इसकी गुणा करेंगे ये 8x स्क्वायर बनेगा, इसकी गुणा करेंगे ये 2x स्क्वायर बनेगा, इसकी गुणा करेंगे ये 4x स्क्वायर बनेगा। तो 8x स्क्वायर ये हो गया, 2x स्क्वायर ये हो गया और 4x स्क्वायर ये हो गया, बराबर में 686। 4 और 8 और 2 10 और 4 14x स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा? 686। अगर 14 से देखिए इसके लिए डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 14 चौक 56 होता है, यहां 12 बचे, 12 यहां आके बन जाएगा 126, 14 नेम 126। ये स्क्वायर अगर यहां से हटाएंगे तो इस पे रूट लगेगा और 49 अगर अंडर रूट में है तो उसे लिखेंगे 7। एक्स का मान अगर 7 आ गया है, हमसे लंबाई पूछी तो हम यहां पे 7 लगा देंगे, चौड़ाई पूछी होती तो यहां पर 7 लगा देते, ऊंचाई पूछी होती तो यहां पर लगा देते। लंबाई पूछी तो एल का जो मान निकल कर आएगा वो 4 गुणा 7 आ जाएगा। 4 सत्ते कितना होता है? 28 अपना आंसर होगा, जो कि तीसरे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन जिसमें कहा है 14, 28 और 56 का केवल लासा बताना है। कितने भी पैटर्न इसके सीख लो, जब कुछ भी याद ना रहे तो बच्चों वाली विधि लगा दो। 14, 35 और 56 का हमें एलसीएम बताना है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो और तब तक करो जब तक सभी संख्याओं में नीचे 1 ना आ जाए, बस वही इसका लासा होगा। 7 से डिवाइड करेंगे 2 पर, 7 से ये 5 पर, 7 से ये 8 पर। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे 1 पर, आप चाहो तो पहले 2 से कर लेते फिर 7 से कर लेते, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ये 5 पर जाएगा, 8 के लिए करेंगे ये 4 पर, दोबारा से इसे 2 से करेंगे 1, 5, ये 2, फिर से इसे 2 से करेंगे 1 पर, ये 5 पर, ये 1 पर, और इस 5 से करेंगे तो ये सभी संख्याओं में देखिए 1 आ गया होगा। जो इधर संख्याएं लिखी हुई हैं यही क्या है? अपना एलसीएम। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40 और 7 का गुणा कितना होगा? 280। 280 जो कि तीसरे विकल्प में है, ये अपना इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। अगला क्वेश्चन जिसमें कहा एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर के हैं। समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल बताना है। भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, या दोनों विकर्णों का गुणनफल। 1/2 ऐसे ही लिखेंगे, पहला विकर्ण 12 का है, दूसरा विकर्ण 16 का है। इस 12 के लिए
या इस 16 के लिए अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 से अगर 16 को डिवाइड करेंगे 8 पर, 12 और 8 की गुणा कितनी होगी? 96। 96 जो कि पहला विकल्प है। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। इसके क्वेश्चन ऐसे हैं, बिल्कुल आप ध्यान से करेंगे तो 30-30 सेकंड से पहले इन क्वेश्चनों को आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये आप मुझसे पहले करें, इसे तो बस पढ़ना है और क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। इसका हमसे क्या पूछा है? मॉड पूछा है। इतनी संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं का बहुलक पूछा है। बहुलक का मतलब जो संख्या यहां पर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हो या जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार हो। तो आप इन सभी संख्याओं में देख रहे होंगे 65 जो लिखा हुआ है वो 2 बार लिखा हुआ है। 65 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। और यही क्या है? सबसे ज्यादा बार भी लिखा हुआ है। तो आप याद कर लो, ये क्या है? सबसे ज्यादा बार। जो संख्या आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार लिखी हुई होगी वही क्या होता है? बहुलक होता है। तो इन सभी संख्याओं का जो बहुलक होगा वो 65 होगा। तीसरा विकल्प अपना सही। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 5 वर्ष में इतने से इतनी हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत परसेंटेज वृद्धि हमें बतानी है कितनी है। भाई यहां से यहां तक हुआ है तो वृद्धि केवल बताओ, पहले तो वृद्धि बतानी है हमें कितनी होगी। भाई वृद्धि होगी 2,62,500 में से अगर 1,75,000 घटा दे तो आप बिल्कुल सिंपल सा घटाया कीजिए। भाई 2 लाख तक पहुंचने के लिए 25,000 यहां से उठाओ, 62,500 यहां से उठाओ, तो जो टोटल वृद्धि है वो 87,500 की हो जाएगी। बिल्कुल यही होगी। और ये वृद्धि हुई किस पे है? तो सीधी सी बात है, ये वृद्धि अपनी 1,75,000 पे हुई है। इसी को जब हम परसेंटेज में निकालेंगे, या लिख दीजिए आप परसेंटेज में निकालना है तो 100 से आपको क्या करनी है? गुणा। भाई एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, दूसरे जीरो से ये कैंसिल हो गया, तीसरे जीरो से ये कैंसिल हो गया। अगर इसके लिए अपने लोग 25 से डिवाइड करें, देखो 25 से इसे काटेंगे 7 पर, 25 से अगर इसे काटेंगे 25 तिया 75 होता है, 12 बचे, ये हो जाएगा 25 पंजे 125। और इस 35 के लिए अगर देखिए आप 7 से डिवाइड करेंगे, जब इसे 7 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 5 पर, 5 ये और 10 ये गुणा करेंगे तो ये हो गया 50%। ये 5 साल की है। ये कितने साल का है? 5 वर्ष का औसत है। तो 1 वर्ष का भैया औसत कितना होगा? अगर निकालेंगे, ये 5 वर्ष का योग है, 1 वर्ष का निकालेंगे तो इसे क्या करना पड़ेगा? 5 से भाग कर दो। जैसे ही इसे 5 से भाग करेंगे अपना आंसर आ जाएगा 10% प्रति वर्ष। 1 साल में तो 10% की ही वृद्धि होगी, 10% जो कि पहले विकल्प में है। करो इसका आंसर भैया मुझसे पहले। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। पूरे सेशन में अगर सबसे अच्छा क्वेश्चन आप कोई यहाँ पे लाभ और हानि का बताएंगे तो इसी क्वेश्चन को आप मानिए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपए है, 100 का लाभ प्राप्त करता है। अगर 120 रुपए में क्रय करता है तो उसे 100 रुपए का 10% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का हमें अंकित मूल्य बताना है कि अंकित मूल्य कितना होगा। एक चीज समझिए भाई, अंकित मूल्य पर अगर 4% की आपने छूट दे दी तो यहां से हम सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं और 10% का उसे फायदा भी हुआ है। वस्तु का क्रय मूल्य अगर 120 रुपए है तो उसे 10% का फायदा हुआ है। हमें बताना है अंकित मूल्य। तो यहां पर सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी का मतलब है क्रय मूल्य, एमपी का मतलब है अंकित मूल्य। भाई 4% की छूट है तो फार्मूला इसका याद कर लो, 100 माइनस डिस्काउंट यानी 100 माइनस 4। एमपी कितना होगा? 100 प्लस डी, प्रॉफिट हो रहा है 10% का। 100 में से 4 कम करेंगे 96 और 100 में अगर 10 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 110। अगर इसके लिए अपने लोग 2 से कैलकुलेट करेंगे तो 2 से ये जाएगा 48 पर, ये आ जाएगा अपना 55 पर।
अब यहां पे कहा है क्रय मूल्य उसका कितना है 120। 48 की वैल्यू कितनी दे रखी है 120। अब भाई जब 48 रेशियो अगर 120 के बराबर है तो यहां से एक रेशियो निकाल सकते हैं। एक रेशियो कितना आएगा 48 कहां आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, एक रेशियो आ जाएगा 120 बटे 48। हमें बतानी किसकी वैल्यू 55 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि यही तो उसका मार्क प्राइस है और मार्क प्राइस ही अपने लोगों से पूछा है। 55 की वैल्यू बतानी तो भैया जो एक रेशियो की वैल्यू है उसी में 55 से गुणा कर दो, अपने आप पता लग जाएगा कि 55 रेशियो की वैल्यू कितनी है। अगर इसे 12 से डिवाइड करेंगे, देखो तो 12 से जब इसे अपने लोग डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48 और 12 ढाई के 120। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पर, और 2 से डिवाइड करेंगे 5 पर। 55 और 5 की गुणा कितनी होती है 275, और 275 का आधा 137.5 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। इस तरह से जब आप आधा करेंगे, ये आप ओरल याद कर लीजिए कि भैया 275 रुपए हैं, उसके लिए 2 भागों में बांटेंगे 137 रुपए 50 पैसे। ये आपका आंसर। करो इसे मुझसे पहले, आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। एक गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। इसे हमें अंगूठी की मोटाई बतानी है कितने सेंटीमीटर होगी। अगर इसके लिए आप कुछ डायग्राम से समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। एक अंगूठी है, इस तरह से होगी। 2 परिधि दे रखी, एक अंदर की परिधि दे रखी, आंतरिक परिधि ये हो जाएगी, और एक अपनी दे रखी है बाहरी परिधि। आंतरिक परिधि चाहे बाहरी परिधि, दोनों के फार्मूले एक होंगे, बस इनकी त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। तो आंतरिक परिधि कितनी दे रखी है अपनी, यहां पर दे रखी है 22 सेंटीमीटर, जबकि फार्मूला तो इसका 2 पाई आर होता है। अगर इस पाई की जगह पे अपने लोग 22/7 अप्लाई करें तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर में 22। अगर इस 22 से इसे कैंसिल कर दें, ये 2/7 जब यहां लाएंगे, आर का मान आ जाएगा 7/2। ये अंदर की त्रिज्या या आंतरिक त्रिज्या आ गई। किसी भी खोखली चीज जहां पर 2 त्रिज्याएं अगर दे रखी हो, वहां पर हमेशा आंतरिक त्रिज्या ही कम होगी। अब यहीं पे बाहरी परिधि भी दे रखी है, तो देखिए यह बाहरी परिधि का फार्मूला लगाएंगे तो बात तो यही होगी, फार्मूला बिल्कुल यही रहेगा, बस वहां पर त्रिज्या का खेल है थोड़ा सा। तो बाहरी परिधि अगर 44 दे रखी, जस्ट इसकी दोगुनी है, फार्मूला सेम रहता है, तो भैया इसकी जो त्रिज्या होगी वो भी तो दोगुनी होगी। 7/2 का अगर दोगुना करेंगे, सीधी सी बात है 14/2 हो जाएगी। यानी बड़ी त्रिज्या जो है वो 14/2 है और छोटी त्रिज्या है वो 7/2 है। मोटाई पूछी, इसकी जो मोटाई है वो सिर्फ ये होगी, तो मोटाई का जो फार्मूला है उसे आप ये कहेंगे बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा दो, यानी 14/2 में से 7/2 कम करो। नीचे एक जैसा है, कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन घटानी है और नीचे एक जैसा है तो केवल ऊपर के नंबर घटाओ। इसे जब घटाएंगे तो देखिए 14 में से 7 कम करेंगे, 7/2 आपका आंसर है, और 7/2 को 3.5 यानी 3.5। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। करिए। अब ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप मुझसे पहले इसका आंसर कमेंट सेशन में लगा दीजिए, क्या आएगा। 2 समरूप त्रिभुज हैं, उनकी संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात दे रखा है, समान क्रम में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। समरूप त्रिभुज अगर दे रखे हैं तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहां पे पहले त्रिभुज का जो एरिया होगा,
त्रिभुज 1 लिख दीजिए और यहां पे त्रिभुज 2 लिख दीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ये त्रिभुज 1 हो जाएगा। इसे और थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ऐसे कह देंगे, पहला त्रिभुज का एरिया और दूसरे त्रिभुज का एरिया। अगर त्रिभुज समरूप है तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर दूसरे त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। पहले त्रिभुज की भुजा 2 है, इसे रेशियो से अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2/1 बनेगा, और इसके लिए अपने लोग 4/1 लिखेंगे। इसी को अगर रेशियो में चेंज करना हो तो 4/1 अपना आंसर होगा। पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 4 यूनिट है तो दूसरे वाले का 1 यूनिट होगा, 4:1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइप X और पाइप Y क्रमशः 30 और 45 मिनट में एक टंकी को भरते हैं। ये एक टंकी है, इसको भरने में पूरी टंकी को जब इस तरह से भर रहे हैं तो जो पाइप X है वो तो 30 मिनट लगा रहा है और पाइप Y है वो 45 मिनट लगा रहा है, जबकि पाइप Z जो है वो 60 मिनट में इसे खाली कर रहा है। ये दोनों तो भर रहे हैं और Z क्या कर रहा है, इसे खाली कर रहा है। अब Z से खाली कर रहा है इतने टाइम में, ये दोनों पानी इसमें भर रहे हैं और ये पानी उसका निकाल रहा है। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कुल काम, ऐसे सवाल में पता करते हैं या इसमें कुल पानी कितना आएगा। और ये कैसे पता करते हैं, इन तीनों का एलसीएम। ऐसी संख्या बताओ जो 30 से भी डिवाइड हो, 45 से भी डिवाइड हो, 60 से भी डिवाइड हो। आप ओरल बताना चाहे तो ओरल बता दो। 180 क्या हो जाएगा, अपना टोटल काम हो जाएगा। अगर यहां से एफिशिएंसी निकालें, 180 को 30 से भाग करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। 180 को अगर 45 से भाग करेंगे तो ये 4 आ जाएगी। और भैया जब 60 से भाग करेंगे तो चूंकि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है टंकी को, तो 3 आएगी, लेकिन वो 3 कैसा होगा, माइनस का होगा। ये दोनों काम को कर रहे हैं और वही ये क्या कर रहा है भाई, 2 लोग किसी काम को आगे ले जा रहे हैं, एक पीछे खींच रहा है, तो ये माइनस का कर रहा होगा। अब ये तीनों लोग अगर एक साथ काम करेंगे तो कुल एफिशिएंसी एक दिन का काम कितना होगा। एफिशिएंसी का मतलब क्षमता होती है, यानी एक दिन का काम, यहाँ पे 1 मिनट का काम की बात चल रही है। तो कुल जो होगा वो कितना होगा, 6 4 10 और 3 ये कम कर देंगे। ये ध्यान रखना है आपको, इन सबको जोड़ रहे हैं तो 6 4 10 में से 3 कम करेंगे 7। समय कितना लगेगा भाई, कुल काम आपका कितना है 180, और सभी अगर एक साथ कर रहे हैं तो टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा, 180/7, इतना टाइम लगेगा। ये एक साथ जब लोग काम कर रहे हैं, एक साथ तीनों पाइप खोल दिए जा रहे हैं, तो ये तो 2 भरेंगे तो 6 4 10 यूनिट भरने में हो रहा, 3 यूनिट पानी निकल रहा होगा। तो कुल मिला के तो 7 यूनिट ही पानी भरा जाएगा, जबकि हमें पानी 180 यूनिट भरना है, तो 180/7 ये अपना आंसर होगा, जो कि तीसरे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन गोले का सवाल है। एक गोले का आयतन दे रखा है, गोले का व्यास हमसे पूछा होगा। गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r⁻3। इसकी वैल्यू 36 पाई दे रखी है। अगर इसे अपने लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 4 नेम 36, ये 3 इधर आके r⁻3 बराबर हो जाएगा 27। 3 हटाएंगे तो ये घनमूल, 27 का घनमूल 3 होता है। अगर त्रिज्या पूछी जाती तो 3 आंसर, लेकिन इन्होंने व्यास पूछा है, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या अगर 3 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर अपना आंसर होगा, जो कि तीसरे विकल्प में है। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए मुझसे पहले कमेंट में। एक चतुर्भुज के सभी कोण कैसे हैं, समान है।
प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है ये हमें बताना है। भाई एक जो चतुर्भुज होगा वो ऐसा होगा, इसके 4 कोण हो गए ये, और चारों कोण कैसे हैं, बराबर। अब चारों कोणों का जो जोड़ होता है वो 360 होगा। भाई चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, चारों कोणों का जोड़ 360 होगा। तो 360 के लिए 4 से भाग कर दो, क्योंकि 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री यानी चौथा विकल्प। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आयत की लंबाई 15% बढ़ाने को कहा है, चौड़ाई 20% कम करने को कहा है, तो हमसे पूछा है इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। सक्सेसिव सीधे लगा दो, फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। पहले क्या है, बढ़ रहा है तो ये प्लस का a हो गया यानी 15%, दूसरे नंबर पे ये घट रहा है तो ये माइनस का b हो जाएगा, यानी b की जगह -20, a की जगह 15, b की जगह पर माइनस का 20 और बटे में 100। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखो 20 से इसे काटेंगे 5 पर और 5 से इसे काटेंगे 3 पर, यानी 15 ये रहा, 20 ये रहा और माइनस का ये हो गया 3। 15 ये और 23 ये, 15 में से अगर 23 कम करेंगे ये आएगा माइनस का 8, और माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कि कमी हो रही है, 8% की उसमें क्या हो रही है, कमी। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, इसमें यह पूछा है। थोड़ा सा यहां गलत टाइप हो गया, या आसान भाषा में आप ये समझ लो, इसमें यह कहा है ऐसी संख्याएं बताओ जो 2 से बड़ी हो 30 से कम हो। प्राइम नंबर पूछ लिए। भाई जो एक से विभाज्य और स्वयं से विभाज्य प्राइम नंबर ही तो होता है, और सरल भाषा में कह दो जो किसी से ना कटता हो, सिर्फ अपने आप से कटता हो। तो ऐसे नंबर 2 से बड़ा कौन सा, एक तो 3 होता है, 5 होगा, 7 होगा, 11, 12 कट जाता है, फिर 13 नहीं कटेगा, 14, 15, 16, 17 हो गया, 18, 19 हो गया, 20, 21, 22, 23 नहीं कटता है किसी से, 24, 25, 26, 27, 28, 29। 2 से बड़े और 30 से कम केवल इतने ही नंबर हैं। ये कितने हैं काउंट कर लो, 3 और 3 6 और 3 9 नंबर है, 9 जो कि दूसरे विकल्प में है। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप 1 से 50 तक की संख्याएं डायरेक्टली बता सकते हैं, 1 से 100 तक की बता सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई ऐसे पूछे 1 से 10 तक की बताओ तो आप सिर्फ ऐसे ही बता सकते हो। आप कहें इसका कोई फार्मूला है, कोई फार्मूला नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, चाल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। 200 मीटर लंबी और 300 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समान दिशा में 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। समान दिशा का मतलब इधर ही चल रही है। तो भैया एक रेलगाड़ी है 200 मीटर की जो कि इधर चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी जो है वो कितने की है, 300 मीटर की, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ये हो गई 300 मीटर की, एक ही दिशा में ऐसे चल रही है। एक की चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मान लो ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें बताना है पीछे से आने वाली गाड़ी तेज चलने वाली गाड़ी को कितने मिनट में पार कर लेगी। समय जो हमसे यहाँ पे पूछ लिया, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, मिनट में पूछ लिया है। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद कर लो, ये रेलगाड़ियां समान दिशा में चल रही हैं। भाई ये चल रही है, अब ये वाली गाड़ी या ये कोई सी मान लो, ये इसे कब पार करेगी? क्या सिर्फ ये 200 मीटर दूरी चले पार हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। इन्हें पार करने का मतलब है 200 मीटर ये चलना पड़ेगा और 300 मीटर ये चलना पड़ेगा। तो जब रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं तो जो दूरी तय करनी पड़ती है वो दोनों के जोड़ के बराबर होती है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हो तो चाल घट जाती है, और जब रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में आ रही हो तो चाल जुड़ जाती है।
यहां पर अगर चाल आपसे कोई पूछे तो दोनों चाल को घटा दो, 120 में से 100 घटा दो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी क्या आ जाएगी, चाल। समय अपने लोगों से पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन अब बन गया। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ रही है, 500 की, और स्पीड आपकी हो जाएगी 20 किलोमीटर। अब यहां पे ध्यान दोगे, ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम पहले किलोमीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, यहां पर समय पहले सेकंड में बताएंगे। 20 किलोमीटर जो ये चाल दे रखी है, अगर इसे मीटर में बदलना है 5/18 से गुणा कर दो। जैसे ही 5/18 से गुणा करके इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एक जीरो से तो ये जीरो कट गया, 5 से इसे काटेंगे 10 हो जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे 5 आ जाएगा। ये 18 ऊपर पहुंच के क्या बन जाएगा, 90 सेकेंड। ये अपना आंसर आएगा, लेकिन 90 सेकेंड कहीं आंसर नहीं है, मिनट में पूछा है। तो भैया मुजमानी बता दो, 90 सेकंड में कितने मिनट बनते हैं। अरे 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 60 से इसे भाग करोगे, ये 1.5 मिनट का काम है। ये क्या है, 1.5 मिनट है। 1.5 मिनट का मतलब है 1.5, 1.5 को ही तो 1.5 कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाभ और हानि का, ये भी बेहतरीन क्वेश्चनों में से काउंट किया जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचता है। अगर विक्रय मूल्य 125 रुपए बढ़ा दे तो दुकानदार को 10% का लाभ होगा। आपने कोई वस्तु 40% की हानि पर बेच दी, अब अगर 125 रुपया बढ़ा दे तो 10% का लाभ होगा। अरे ये कौन सी बात हुई, आप सबसे पहले नुकसान में थे, और जैसे ही अगर ये होने लगेगा तो ये कब हो रहा है, 125 रुपए अगर बढ़ा दोगे तो आपको ये नुकसान नहीं होगा, ये फायदा हो जाएगा। यानी 125 रुपए में ये कौन सा जादू आ गया भैया कि हानि को उसने गायब कर दिया और फायदा करा दिया। इसका मतलब जो कुछ काम कर रहा है वो यही तो कर रहा है, 40% और 10% दोनों को ये बराबर कर दे रहा है। तो 40% प्लस 10%, 50% का जो काम है वो कौन कर रहा है, 125 रुपए। अगर 50% 125 के बराबर है, हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 100% होता है। 100% बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50% की वैल्यू अगर 125 है तो यहां 2 से गुणा कर दो, जब यहां 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहां भी 2 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 250 रुपया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे सवाल को बस ये टेक्निक सीखो, 10 सेकंड भी पर्याप्त समय है आपके लिए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहां 3 चीजों का हमें रेशियो बताना है। ए जो है वो बी से 80% अधिक है। अब भैया अगर बी हम मान ले रहे हैं 100 है, तो ए के लिए फिर 180 मानना पड़ेगा। दूसरी स्टेप में बी जो है वो सी से 20% कम है। अब अगर हम मान ले सी जो है वो 100 है, तो बी कितना मानोगे, इससे 20 कम मानेंगे। देखो बी सी से 20 कम है, 2 स्टेप बन गई। यहां से आपने रेशियो निकालने का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो संख्या यहां लिखी हुई है, 100 यहां लिखा है तो 100 यहां लिख लो। अगला यहां 80 लिखा है तो इसके बराबर वाली जगह पे भी 80 लिख लो। इसी से आप रेशियो बता दो कि कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक जीरो दूसरा जीरो, सब में एक एक जीरो है, गया, सब में एक एक जीरो है, ये भी गया। और अगर इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो देखो 2 से काटेंगे भाई 4 पर, 2 से काटेंगे 4 पर, 2 से काटेंगे 5 पर, 2 से काटेंगे 9 पर, 2 से काटेंगे 5 पर, 2 से काटेंगे 5 पर। सभी रेशियो कट रहे थे तो काट दिया। 9 चौक 36 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। 36 20 25 पहला ऑप्शन है। इससे शानदार तरीका आपको मिलेगा नहीं, देख लो।
अगला क्वेश्चन, ए बी सी की आयु का अनुपात इतना है, उनकी औसत आयु 42 वर्ष है, तो बी की हमें सिर्फ उम्र बतानी है। भाई ए बी सी, ये 5 का है, ये 6 का है, ये 3 का है। अगर हम यहां से तीनों की उम्र बता दें कि कितने हैं, तो 5 और 6 11 और 3 14 हो जाएगी। ये तो तीनों की उम्र कितनी हो रही है, 14 रेशियो। और यहां कहा है अगर इसी का आप औसत निकालोगे तो औसत कितना आएगा, ये तो सबका योगफल हो गया, तो अगर इनका औसत निकालेंगे तो 3 से भाग करना पड़ेगा, ये हो गया औसत। अब हमारे हिसाब से तो औसत ये है, जबकि क्वेश्चन में कहा है कि औसत ये नहीं है भैया, औसत 42 है, तो 42 हो गया। 14 से डिवाइड करोगे 3 पर जाएगा, और ये नीचे से 3 हटाएंगे तो ऊपर, तो एक रेशियो आ जाएगा 9 का। पूछा क्या है, बी की आयु पूछी है, तो बी का मतलब है 6 रेशियो की वैल्यू पूछी है। अगर एक रेशियो 9 का है तो 6 रेशियो कितने के हो जाएंगे, 54 का होगा। 54 का मतलब है दूसरा विकल्प। इसी क्वेश्चन में अगर ए की आयु पूछती तो 5 की वैल्यू पूछिए, 5 की गुणा करते तो 45 का होता। इसी में अगर सी की आयु पूछ लेता तो 3 रेशियो की वैल्यू पूछिए, 3 निम 27 हो जाता। एक एक क्वेश्चन के प्रत्येक टाइप, केवल क्वेश्चन हल करने से मतलब नहीं है भैया, ये भी समझ लो कि ये क्वेश्चन अगर इस टाइप से नहीं आया तो दूसरे टाइप से कैसे आएगा, ये भी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 है, संख्या बताओ। संख्या का आधा बताना है। अरे संख्या तो मान ले रहे हैं अपने लोग की संख्या x है, या संख्या लिख लो। इसका 3/7, इसी का 1/4, इसी का 2/5 और बराबर में दे रखा है 15। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखो 2 से इसे काटेंगे 2 पर जाएगा, 3 से इसे काटेंगे 5 पर, तो यहां बचा होगा संख्या, और ऊपर तो कुछ बचा नहीं, नीचे 7 दूनी 14 पंजे 70, और ये 70 कहां आ जाएगा, ऊपर। या ऐसे कह लो 5 ये है, नीचे से 5 हटाएंगे ऊपर, ये 2 हटाएंगे ऊपर, ये 7 हटाएंगे ऊपर, जो संख्या यहां से निकलेगी 5 पंजे 25 दूनी 50 सत्ते 350। अब यहां बच्चे कहां गड़बड़ी करेंगे, देखिए आपने संख्या 350 बता दी और टिक कर दो, हो गया, वो भी गलत हुआ, क्योंकि इन्होंने संख्या नहीं पूछी है, संख्या का आधा पूछा है भैया। अगर आपके पास 350 रुपए हैं तो इसका आधा कितना होगा, ऐसे करेंगे, तिहाई पूछ लेता, चौथाई पूछ लेता। 350 रुपए का आधा 175, जो कि पहला ऑप्शन है। कभी कभी क्वेश्चन तभी तो कहा जाता है कि क्वेश्चन सही से पढ़ लो, क्योंकि आपने बस अंधाधुंध देखा कि 350 और लगा दिया टिक। ये तो देख लो कि पूछा क्या है। एक्स वाई जेड किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। भाई एक्स किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। वाई कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। जेड कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो काम है कितना, पहले ये पता कर लो, यानी इनका एलसीएम ले लेंगे। आप लिख लो यहां एलसीएम, यही कुल काम होता है। ऐसी संख्या जो 10 से कट जाए, 15 से कट जाए, 20 से कट जाए, एलसीएम इसलिए लेते हैं, फिर यहाँ फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, 60। अच्छा आप कहें 120 ले लें, आपका क्वेश्चन तब भी सही चला जाएगा भैया। यहाँ कोई निश्चित नहीं है कि आप बस एक फ्रैक्शन नहीं बनाना चाह रहे हैं, बटे में सवाल पहुंचाएंगे, उसका जोड़ घटाया कठिन होगा, इसीलिए तो ये सब झंझट किया जाता है। तो कुल काम जो है वो कितने का हो गया, 60 का। अब क्या करना है, एफिशिएंसी निकाल लो। भाई ये 60 काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 काम। ये 15 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 काम। ये 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम। कुल कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 3 13। एक दिन में 13 काम हो रहा है, जबकि है कितना, 60। तो कुल समय कितना लगेगा, यही तो पूछा है, कितने दिन में पूरा करेंगे, 60/13। कुल काम तो 60 है और 13 एक दिन में आप कर रहे हैं, 60/13 आपको आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको सीधे सीधे बॉडमास नियम अप्लाई करना है।
एक क्वेश्चन अगर आपको कुछ और देखना है आसान भाषा में तो इस तरह से लिखा हुआ है, अगर साफ नहीं दिख रहा है तो। अब इसका आंसर आप मुझसे पहले बता दीजिए कि क्या आएगा। सबसे पहले बॉडमास नियम में आप जानते हैं क्या होता है, सबसे पहले भाग होगा। जैसे ही 18 को अगर 3 से भाग करोगे 6 बन जाएगा ये, तो 15 ये प्लस 6 ये गुणा 5 माइनस, यहां पर भी भाग होगा। 12 को अगर 4 से भाग करेंगे 3 बचेगा प्लस a बराबर में 100। भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा करेंगे। 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, 15 ये प्लस 30, दूसरी स्टेप में गुणा कर दो, माइनस 3 प्लस a। अगली स्टेप में क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। 15 और 30 कितना हो गया 45, 45 में से 3 कम करोगे तो 42, 42 प्लस a बराबर 100 है। 42 को अगर इधर ले आएंगे तो 100 में से 42 कम कर दो। अरे 100 रुपए में से 42 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 58 आपका आंसर होगा, जो कि दूसरे विकल्प में है। तो आज की क्लास आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार कर लीजिए और आपका जो भी स्कोर रहा हो वो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। ये पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर अब ये भी करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी वो आपको कमेंट सेशन में बताना ही है, प्लस आज का स्कोर भी आपको कमेंट सेशन में बताना है कि इन 20 प्रश्नों की सीरीज में आपका स्कोर कितना रहा है। थैंक यू।